अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज मेरा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो आप छोटी क्लासेस से क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, वो डेफिनेशन अब ये पढ़ते आ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो आप लोगों ने अभी तक उसके एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, जिसमें आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट वाइज पढ़ते थे, जब हमें किसी वेक्टर के कंपोनेंट दिए गए होते थे या किसी वेक्टर के कंपोनेंट और उनके दरम्यान में एंगल कुछ फॉर एग्जांपल दिया होता था थीटा, और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल के अलॉन्ग दी जाती थी। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन पढ़ते थे वो ये थे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के जो से एक्सप्रेशन आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते आए हैं, वो ये थे कि अगर ए क्रॉस बी हम लोगों को फाइंड करना था और ए और बी के कंपोनेंट दिए गए होते थे, तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे और ए क्रॉस बी की वैल्यू एक वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को वापस मिल जाती थी। आल्सो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हम लोगों को पता होता था और थीटा, दो वेक्टर के दरम्यान में जो एंगल थीटा है वो गिवन होता था, और एक यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो जिस प्लेन के अंदर ए और बी वेक्टर पड़े होते थे, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर भी अगर हम लोगों को गिवन होता था, तो हम लोग इस फार्मूले का इंतखाब करते थे। आज जो मेरा टॉपिक है वो इन दो जो से एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन, इनका प्रूफ है। तो चलते हैं इस प्रूफ की तरफ। तो जी फ़र्ज़ करें ये वो प्लेन है जिसके अंदर दो वेक्टर ए और बी पड़े हुए हैं, और ये दोनों वेक्टर नॉन ज़ीरो और आपस में नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो एक नॉर्मल वेक्टर के लिए फाइंड करना है, जो इन दो वेक्टर के या इस पूरे प्लेन के नॉर्मल हो। तो फ़र्ज़ करें वो नॉर्मल वेक्टर जो सा है वो है हमारे पास n वेक्टर, और ये इस प्लेन के भी और इस दो वेक्टर a और b के भी नॉर्मल है। मींस कि ये वेक्टर जो सा b के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और a के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो फर्ज करें, कंसीडर फर्ज करें ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम लोगों को इस तरह से गिवन है, और हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो n के लिए फाइंड करना है। तो लेट जो n वेक्टर है उसके कंपोनेंट फॉर एग्जांपल है हमारे पास n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। तो एक्चुअल में जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, n3 की वैल्यू है, जबकि a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b हम लोगों को नॉन होंगे, हम लोग ये हम लोगों को गिवन होंगे, जबकि n वेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना होगा। तो यहाँ से फिगर से जो हम लोगों ने अजम्पशन की है कि जो वेक्टर a है वो भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है वेक्टर n के, और जो वेक्टर b है वो भी नॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर n। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट n के साथ फाइंड करता हूँ तो वो ज़ीरो निकलेगा। इसी तरह से मैं वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ n वेक्टर के साथ तो वो भी ज़ीरो निकलेगा। तो अगर मैं a वेक्टर डॉट n वेक्टर करता हूँ तो हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का सम होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर a वेक्टर का डॉट n के साथ करना है तो a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3 ये ज़ीरो निकलेगा। इसी तरह से वेक्टर b का जब n के साथ डॉट लेंगे तो वो भी ज़ीरो निकल रहा है, तो आएगा जी b1 n1 प्लस b2 n2 प्लस b3 n3 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हम लोग n1 n2 n3 की वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये जो सी दो इक्वेशंस बनी है, अगर हम इसको सिस्टमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं
तो हम लोग यहाँ पे जो रूल इस्तेमाल करने लगे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे जो n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से n1 ओवर इस चीज़ को छोड़ते हैं और बाकी के जो से अननोन्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो a1 b2 a3 b3 इक्वल्स टू माइनस n2 ऑल ओवर। अब n2 को छोड़ते हैं और बाकी को कोफिशिएंट्स लिखने हैं n a1 b1 a3 b3 इक्वल्स टू n3 को छोड़ना है और बाकी के कोफिशिएंट्स a1 b1 a2 b2 इक्वल्स टू ये सारी चीज़ इसके इक्वल है और ये सारी चीज़ इसके इक्वल है। दिस मीन्स डैट ये दोनों तीनों की तीनों जो सी क्वांटिटीज़ है ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इन सब का जो आंसर आ रहा है वो फॉर एग्जांपल सम के आ रहा है, ये सब आपस में प्रोपोर्शनल है। तो ये सब एक कांस्टेंट के के बराबर है और ये के कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आएगा जी n1 ओवर, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आएगा जी a2 b3 माइनस a3 b2 इक्वल्स टू माइनस n2 ऑल ओवर। क्या करना है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो a1 b3 माइनस a3 b1 इक्वल्स टू n3 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू। यहाँ से अगर मैं n1 n2 और n3 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो निकल रही है हमारे पास n1 इक्वल्स टू, देखें ये इसके इक्वल है और ये सारी चीज़ भी k के इक्वल है और ये सारी चीज़ भी k के इक्वल है। तो मैं इस सारी क्वांटिटी को k के इक्वल लेट कर रहा हूँ, n1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास k टाइम्स जी हमने n1 को n2 को n3 को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b में एक्सप्रेस कर दिया था। और यहाँ से हम लोगों ने जो सपोजिशन किया वो ये है कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये एक नया वेक्टर जनरेट करेगा। जब n1 n2 n3 को इसमें मैं पुट करूंगा तो एक नया वेक्टर जनरेट होगा जो इस प्लेन के या इस दो वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 n2 n3 इन वेक्टर n एंड वी गेट, अब मैं n वेक्टर के अंदर n1 n2 n3 की वैल्यू पुट करूंगा तो इन सब में से k कॉमन आएगा। तो मैं k सब में से इसी स्टेप के अंदर कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर अंदर आएगा जी n1 की वैल्यू a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस, तो ये वाला वेक्टर हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। यहाँ पे कुछ बात समझने वाली है, ये जो k था ये k कुछ भी रियल नंबर था, ये k कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। यहाँ पे जो k है यहाँ पे ये स्केलिंग फैक्टर का काम कर रहा है, किसी वेक्टर को कितना आपने स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है। इस वेक्टर की जो स्केलिंग है वो डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ k पे। तो जी सिंपली अगर k की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा जी तो जी ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को देखा देखा लग रहा होगा कि अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल n वेक्टर का, वो यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k और यहाँ पे लिखता हूँ मैं a1 a2 a3, यहाँ पे लिखता हूँ जी b1 b2 b3। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ तो यही वाली चीज़ हमें दोबारा मिल रही है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम लोग ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो यही वाली चीज़ हमें दोबारा वापस मिल जाती है। तो यही वाली चीज़ कहलाती है a क्रॉस b, यही चीज़ कहलाती है। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का सम जो सा वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट वाइज कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, डिटर्मिनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है कंपोनेंट्स की, वो कहलाती है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं कि अगर ये वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी निकली है, अगर a क्रॉस b से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन जो सी है ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो इस डायरेक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, अगर हमने a क्रॉस b फाइंड करना है, अगर हम लोगों ने a क्रॉस b फाइंड करना है
तो हम लोग इस ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को इस तरह कर्ल करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो मिनिमम बनता हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ए से बी की तरफ ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूं, तो जो वेक्टर आ रहा है वो पॉइंट आउट आया, आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आया। तो मैंने उस वेक्टर को इस तरह से शो किया। अगर इसी तरह से मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना होता तो मुझे बी से ए की तरफ फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना था कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो मिनिमम बनता हो। दो वेक्टर क्योंकि इन वेक्टर्स के दरमियान में इस वक्त दो एंगल है, एक आउटर एंगल है और एक इनर एंगल है। तो जो इनर एंगल है वो मिनिमम है, शॉर्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल है। तो हम लोग अगर बी से ए की तरफ के फिंगर्स को स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल की तरफ रोटेट करते हैं तो जो थंब इंडिकेट करता है वो होती है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो अगर मैं बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो जो थंब इंडिकेट कर रहा है इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन है, तो जो सी डायरेक्शन आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। तो दिस मीन्स डैट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट जो सा था, डॉट प्रोडक्ट जो सा था, वो कम्यूटेटिव होता था कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता था, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, बल्कि उसके नेगेटिव टाइम्स इक्वल है। तो ये था जी हमारे पास एक एक्सप्रेशन। अब दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि वो कहाँ से आया। तो जी अगर आपको कहा जाए कि दो वेक्टर अगर आप लोगों को दिए जाएं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ कंपोनेंट्स के साथ हम लोगों को गिवन हो और कहा जाए कि एक वेक्टर फाइंड करो जो इन दो वेक्टर के नॉर्मल है या उस प्लेन के नॉर्मल है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर पड़े हुए हैं, तो आप लोग जो सा एक्सप्रेशन जो फार्मूला यूज करते थे वो ये वाला फार्मूला यूज करते थे, या ये डिटर्मिनेंट वाइज कंपोनेंट्स की जो मल्टीप्लीकेशन थी उसको यूज करते थे। तो जो सा आगे एक्सप्रेशन था कि ए क्रॉस बी को आप लोग इस तरह भी पढ़ते थे कि ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है इनटू साइन ऑफ थीटा है, और ये एन यूनिट वेक्टर है वेयर एन यूनिट वेक्टर इज अलोंग टू द नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करता हूं, अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करता हूं, तो जी मैंने इस वेक्टर के कंपोनेंट वाइज स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लिया है। तो ये जो वेक्टर है ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करता हूं तो वी गेट तो जी यहाँ पे मैंने स्क्वायर ओपन किया है और स्क्वायर ओपन करने से यहाँ पे बहुत सा रश पड़ गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने लगा हूँ ताकि ये जो सी पूरी क्वांटिटी है ये मुझे अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाए। तो मैं कर रहा हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे मैं अरेंजमेंट्स यहाँ पे करने लगा हूँ। तो ये यहाँ पे पहले आएगा, ये यहाँ पे मुझे यही वाली सारी चीज ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। इसी तरह से ये ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है, और इसी तरह से ये ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो यहाँ पे आया a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस, मुझे यहाँ पे a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर है। यहाँ पे a1 स्क्वायर को अगर मैं ढूंढता हूँ तो a1 स्क्वायर एक ये पड़ा हुआ है और इसी तरह से एक a1 स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको इसके साथ अरेंज करता हूँ तो यहाँ से निकलेगा जी a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ये वाला a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर है। तो मैं a2 स्क्वायर को अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ तो ये a2 स्क्वायर एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, a2 स्क्वायर एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसी तरह से यहाँ इसको मैंने अरेंज किया। अब देखें ये जो मैंने एक ये वाली चीज़ ऐड की है अपने से, एक वाली ये वाली चीज़ अपने से ऐड की थी, और इसी तरह से एक ये वाली चीज़ अपने पास से ऐड की थी। तो इन चीज़ों को मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सब्ट्रैक्ट देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि मैं माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये सारे 2 वाले के साथ नेगेटिव था तो वो भी अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से a1 कॉमन निकल रहा है, तो मैं a1 स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अंदर बचेगा जी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस यहाँ से a2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं a2 स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस यहाँ से जी a3 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से जी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर
और यहाँ से माइनस। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, अगर मैं इसको एक x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ, तो देखें जी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये वो वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल था जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जी यहाँ पे वही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं a1 b1 को x मानता हूँ, a2 b2 को y मानता हूँ, a3 b3 को z मानता हूँ, तो ये लिखा है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसका फार्मूला बनता है जी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये क्या है? ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह से ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर है। तो ये क्या चीज है? ये वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें ये वेक्टर a और वेक्टर b की कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का सम है। तो यही तो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये है a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल स्क्वायर। तो जी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो जी पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इसका फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या निकाला था हमने? a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। तो इसका सारे का होल स्क्वायर, और ये भी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो जी n स्क्वायर निकल रहा है, वहां पे निकल रहा है जी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। a वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मैं a से जाहिर कर रहा हूँ। तो जी a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो जी 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये निकलता है जी a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे n स्क्वायर है जी। मैं अगर दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेता हूँ, तो हमारे पास निकलता है कि यहाँ पे आएगा, जब मैं यहाँ पे अंडर रूट लेता हूँ तो प्लस और माइनस के साथ ये वैल्यू आती है a b साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे आया n। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो n वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस के साथ आई है, लेकिन हम लोगों को पता है कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती है, किसी भी वेक्टर की नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। तो फिर ये नेगेटिव कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो ये नेगेटिव इस्तेमाल होगा डायरेक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे एक यूनिट वेक्टर जो कि अलोंग दी n होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो देखें ये n वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड थी और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ n यूनिट वेक्टर के साथ दोनों साइड्स पे। तो आएगा जी प्लस और माइनस साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड जो सी है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं प्लस और माइनस को n के साथ शिफ्ट करने लगा हूँ। तो आएगा जी a b साइन ऑफ थीटा इनटू प्लस और माइनस n वेक्टर, n यूनिट वेक्टर। और ये किसी वेक्टर की डेफिनेशन है। ये वेक्टर कौन सा था? ये नॉर्मल वेक्टर था। ये नॉर्मल वेक्टर था टू दिस प्लेन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे ये है जी n वेक्टर। तो इस वेक्टर की इस वक्त दो डायरेक्शंस हम लोगों को शो हो रही है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो प्लस वाली कब इस्तेमाल होनी है? अगर हम लोग a से b की तरफ मूव करेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो जो इरेक्टेड थंब होगी, जो फिंगर होगी वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल की तरफ, और इरेक्टेड थंब पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह से अगर b से a की तरफ मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो हमें इनवर्ड टू द बोर्ड डायरेक्शन देगा, जो कि हमें नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो जी ये एक्सप्रेशन था इस नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन या इन दो वेक्टर के ऑर्थोगोनल जो सा हमारे पास वेक्टर है उसका ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं a क्रॉस b। अगर मैं इसको प्लस के साथ कंसीडर करता हूं, और b क्रॉस a अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ अगर मैं इसको प्लस के साथ कंसीडर करता हूं तो a क्रॉस b, अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ कंसीडर करता हूं तो b क्रॉस a। तो ये वाला जी हमारे पास वेक्टर की एक्सप्रेशन था।
तो हम लोगों ने ये वाला जो सा एक्सप्रेशन था इसका भी प्रूफ कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो असल यूज़ है वो कहाँ पे हो रहा है, हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह थॉरली पढ़ेंगे। तो जी नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़े से पॉइंट सुन लें कि हम लोगों ने जैसे कि एनालिटिकल ज्योमेट्री 2 डायमेंशन के अंदर किसी लाइन को डिफाइन करने के लिए उसकी स्लोप या इंक्लिनेशन को डिफाइन किया था कि किसी लाइन की स्लोप क्या होती है, कि एक्स एक्सिस के साथ वो कितना टिल्ट हुई है। लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जब हम लोग प्लेन्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को प्लेन्स की टिल्टनेस या प्लेन की डायरेक्शन की स्टडी करनी पड़ती है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, किसी भी प्लेन की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द नॉर्मल होती है। कोई नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन पूरा यूनिट वेक्टर, तो उस नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी मींस के यूनिट वेक्टर होगा, वही उस प्लेन की डायरेक्शन होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।